हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है क्लास 11th में केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पहला अध्याय कंप्लीट कर रहे हैं और आज अपना आखिरी लेक्चर है जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण और यह केमिस्ट्री कक्षा 11 है। फिजिक्स कक्षा 11 ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसमें आज हम लोगों का आखिरी लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था विकृति क्या होती है और विकृति के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, किसी तार को ठंडा करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न बल होता है उसी की गणना करनी है। तो हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो है तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल। हम लोगों का टॉपिक है तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल। तो हमें तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल की गणना करनी है। मतलब कोई भी तार है तो उसमें जो ठंडा करने में उत्पन्न बल है उसी की गणना करनी है। तो हम लोग सबसे पहले माना कोई तार है जिसकी लंबाई l है। जिसकी लंबाई कितनी है? l है। प्रारंभिक लंबाई यदि तार की l है तो यदि हम लोग तार को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा l हो जाएगा। हमें इतना पहले लिखना है। माना किसी तार की लंबाई l है, ठंडा करने पर तार की लंबाई में डेल्टा l की कमी हो जाती है। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई, आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई l है, तार को ठंडा करने पर लंबाई में डेल्टा l की कमी हो जाती है। क्या लिखेंगे? ठंडा करने पर तार की लंबाई में डेल्टा l की कमी होती है। ठंडा करने पर तार की लंबाई में डेल्टा l की कमी होती है। मतलब किसी तार की प्रारंभिक लंबाई l थी, उसके बाद हमने तार को ठंडा किया तो उसकी लंबाई क्या हो गई? डेल्टा l की कमी आ गई। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर एक फार्मूला होता है जो आप सबको याद रखना है। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है? तो हमने यहाँ पर देखा है कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में परिवर्तन। फार्मूला है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में परिवर्तन। ये है इसका फार्मूला। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है? डेल्टा l का। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? l थी। और ताप में परिवर्तन कितना हुआ? तो डेल्टा t। पहला ताप 0 था, उसके बाद जब ताप घटाएंगे, यहाँ पर ठंडा करेंगे तो ताप को कम करना पड़ेगा। ताप कितना कम किए? डेल्टा t। इतना हो गया। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो अल्फा इंटू
यल इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा यल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उत्पन्न बल ज्ञात करना है, उत्पन्न बल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग अल्फा इंटू यल इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा यल कहाँ से आया, आप सबको समझ में आया, इसको यहाँ गुणा कर दिए तो इतना हो गया। कितना आ गया, अल्फा इंटू यल इंटू डेल्टा टी। अब आप लोग देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू डेल टी बराबर डेल्टा यल अपान यल, और आप लोगों को पता है जो डेल्टा यल अपान यल है वो क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, जिसे हम लोग विकृति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए विकृति इधर कर दिए, विकृति बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हो गया विकृति, ये क्या हो गया अपना विकृति बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी हो गया। अब आप लोगों को पता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है या नहीं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल बटे विकृति। चलिए सभी की वैल्यूज यहाँ पर लिख देते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो है y से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विकृति गुणे y बराबर प्रतिबल होगा या नहीं, तो विकृति गुणे यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल। तो विकृति क्या है, अल्फा इंटू डेल टी इंटू ये y बराबर प्रतिबल हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू वाई बराबर प्रतिबल। और आप सब लोगों को पता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू डेल टी इंटू वाई बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल यानी कि एफ बटे क्षेत्रफल मतलब ए हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एफ ज्ञात करना है, एफ इधर रखेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू डेल टी इंटू वाई इंटू ए। हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए, ये इतना हो जाएगा कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, एफ अकेले बच गया, एफ अकेले बच गया, एफ बराबर अल्फा इंटू डेल टी इंटू वाई इंटू ए। हमें यही तो ज्ञात करना था, हमें यही तो ज्ञात करना था कि किसी तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल एफ बराबर अल्फा इंटू डेल टी इंटू वाई इंटू ए होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, जहां पर अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, डेल टी ताप में परिवर्तन है, वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, और ए क्या है, तो क्षेत्रफल है। लिख लीजिए यहाँ पर, और सभी आप लोगों को सब कुछ पता है, या फिर ऐसे लिख लीजिए जहां आप लोग पहले भी लिख चुके हैं। एफ क्या है, तो वही जो हमें ज्ञात करना था, बल है, अल्फा बराबर क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक है, और डेल टी है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन डेल्टा टी है, और y है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, और साथ ही साथ जो a है वो क्या है, तो ये है क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलेंगे। एक बार समझ लीजिए, पहले हमें ज्ञात करना है तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल। तो हम लोगों ने माना कोई तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है, ताप घटाने पर या तार को ठंडा करने पर लंबाई में डेल्टा L की कमी हो जाती है। तो हम लोगों को पता है रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में परिवर्तन। अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा L लंबाई में परिवर्तन है, L प्रारंभिक लंबाई है, डेल्टा टी
ताप में परिवर्तन है। अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। और यहाँ से एल यहाँ पर ला दिए तो डेल्टा एल अपान एल होता है विकृति बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब हम लोगों को पता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई बराबर प्रतिबल। और आप लोग जानते हैं प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो हमें एफ बराबर ज्ञात करना था, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू वाई इंटू ए, जहां एफ बल है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है और डेल्टा टी ताप में परिवर्तन, वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक और ए क्या है, क्षेत्रफल है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को एक और डेरिवेशन करना है जिसमें लिखा गया है किसी तार को खींचने में, क्या लिखा गया है, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। मतलब कोई तार है जिसे हम लोग जब खींचते हैं तो उसमें जो कार्य किया जाता है उसी की गणना करनी है और जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी भी हमें गणना करनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मानते हैं सबसे पहले कि माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है, तार को खींचने में F न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, इतना लिखेंगे। और जब हम F न्यूटन का बल लगाते हैं तो तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L है। सबसे पहले मानेंगे कि माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई, माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है, तार की प्रारंभिक लंबाई L है। और अब क्या करेंगे हम लोग, F न्यूटन का बल लगाकर तार को खींचने पर लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। लिखिए, तथा F न्यूटन बल लगाकर खींचने से तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है, डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L थी, उसमें जब हमने F न्यूटन का बल लगाकर खींचा तो उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। तब हम लोग यहाँ पर औसत सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर जो औसत यहाँ पर बल है उसकी गणना कर लेते हैं। तब औसत बल बराबर क्या हो जाएगा, तब औसत बल बराबर प्रारंभिक बल जो था वो 0 था, द्वितीय बल F लगाया गया बटे 2, यानी कि F बाई 2 न्यूटन, F बाई 2, ये आ गया औसत बल। अब आप लोग यहाँ क्या ज्ञात करना है, तो हमें अब ज्ञात करना है स्प्रिंग को, यानी कि तार को खींचने में किया गया कार्य। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब तार को खींचने में किया गया कार्य। अब तार को खींचने में किया गया कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन। यहाँ क्या लिखा है, तो औसत बल गुणे विस्थापन, औसत बल गुणे विस्थापन, ये फार्मूला हो गया। तार को खींचने में किया गया कार्य W बराबर, तार को खींचने में किया गया कार्य W बराबर औसत बल कितना है, F बाई 2 इंटू विस्थापन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसे या तो हम यहाँ डेल्टा L का विस्थापन हो रहा है, मतलब
तार में पहले यल लंबाई थी, उसके बाद लंबाई डेल्टा यल की वृद्धि हो गई, मतलब यल से विस्थापित होकर डेल्टा यल पर पहुंच जाता है। आगे हम पुनः लिखेंगे W बराबर 1/2 गुणे F गुणे डेल्टा यल, 1/2 गुणे F गुणे डेल्टा यल, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ आगे अपने आप से कुछ बनाते हैं, 1/2 गुणे F बाई A इंटू A गुणे डेल्टा यल बाई यल इंटू डेल्टा यल। बताइए, डेल्टा यल बाई यल इंटू यल कर दें। बताइए, हमने समीकरण में कुछ परिवर्तन किया तो इस समीकरण में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमें वही प्राप्त हो जाएगा अपना पुराना वाला जो W बराबर 1/2 F गुणे डेल्टा यल था। अब चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणे F बाई A क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं ये प्रतिबल का फार्मूला है, और यल बाई डेल्टा यल बाई यल ये विकृति का फार्मूला है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये है अपना प्रतिबल, और उसके बाद ये है विकृति, विकृति गुणे A इंटू यल, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये क्या है? तो ये है आयतन। लिखिए W बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल, प्रतिबल गुणे विकृति, प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन हो जाएगा ये क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये आयतन हो गया। अब आगे आप लोग देखिए, ये निकल कर आ गया 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। एकांक आयतन यदि हम मान लें तो एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य आप लोग आई थिंक नीचे देख पा रहे होंगे, तो अभी तक नीचे जगह है, हम लिख सकते हैं एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य, एकांक आयतन के लिए, आयतन के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब एकांक आयतन है तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा? तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, चूंकि लिखा गया है एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य W बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल, प्रतिबल गुणे विकृति, प्रतिबल गुणे विकृति गुणे 1। चूंकि एकांक आयतन है, एकांक आयतन के लिए जो आयतन का मान है वो 1 हो जाएगा, इसलिए W बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति, प्रतिबल गुणे विकृति, ये फार्मूला आ गया। W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यही कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, संचित रहता है। यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, यानी कि U बराबर W, इसलिए U बराबर हाफ, उसके बाद प्रतिबल गुणे विकृति, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। याद रखेंगे आप लोग कि जो वस्तु में फार्मूला निकाला गया है स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, और या फिर किया गया कार्य W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं आप सबको। किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है, तार में F न्यूटन बल लगाने से लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ ज्ञात किया औसत बल बराबर क्या होता है? प्रारंभिक बल प्लस द्वितीय बल बाई 2, तो F/2 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है कि तार को खींचने में किया गया कार्य बराबर औसत बल गुणे विस्थापन। चूंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, औसत बल F/2 है और विस्थापन कितना हुआ है तार में डेल्टा L का,
उसके बाद हमने यहाँ से 1/2 एफ को अलग करके डेल्टा एल कर दिया और अपने आप से एफ बाई ए इंटू ए डेल्टा एल बाई एल इंटू एल ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुनः हमने 1/2 एफ बाई ए बराबर जानते हैं प्रतिबल डेल्टा एल बाई एल यानी कि विकृति ए एल आयतन होता है तो आयतन लिख दिए, एकांक आयतन यानी कि आयतन को 1 कर दें तो हमें प्राप्त होता है W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। यही कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है यानी कि U बराबर W, तो U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बताइए कंप्लीट हो गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतरा परमाणुक बल नियतांक क्या होता है। अंतरा परमाणुक बल नियतांक इसको देखेंगे तो आई थिंक इसके पहले वाला टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अंतरा परमाणुक बल नियतांक ये क्या होता है। तो तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक और तार के परमाणुओं के बीच की दूरी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, y है, और तार के परमाणुओं के बीच की दूरी और तार के परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी, तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक और तार के परमाणुओं के बीच की दूरी जिसे आर नॉट या आर सफिक्स नॉट कहते हैं, आर नॉट या आर सफिक्स नॉट कहते हैं, के गुणनफल को अंतरा परमाणुक बल नियतांक कहते हैं। तो के गुणनफल को अंतरा परमाणुक बल नियतांक कहते हैं। अंतरा परमाणुक बल नियतांक कहते हैं, अंतरा परमाणुक बल नियतांक कहते हैं। ये हो गया तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक और तार के परमाणुओं के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग अंतरा परमाणुक बल नियतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इसका प्रदर्शन। अब हम लोग लिखेंगे यदि इसे के से प्रदर्शित करते हैं तो अंतरा परमाणुक बल नियतांक बराबर, अंतरा परमाणुक बल नियतांक के बराबर क्या क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी y और गुणनफल लिखा गया है तार के परमाणुओं के बीच की दूरी आर सफिक्सिएंट नॉट। ये हो गया इसका फार्मूला, ये क्या हो गया इसका फार्मूला, यानी कि अंतरा परमाणुक बल नियतांक बराबर के बराबर y इंटू आर सफिक्स नॉट, y इंटू आर सफिक्स नॉट। ये हो गया अंतरा परमाणुक बल नियतांक। अब आगे आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग प्रत्यास्थता के व्यवहारिक उपयोग देख लेते हैं। प्रत्यास्थता के व्यवहारिक उपयोग किसके, तो प्रत्यास्थता के व्यवहारिक उपयोग मतलब कि इसका जो व्यवहारिक उपयोग है, जैसे आप लोगों को कह दिया जाए कि जो क्या होता है, स्प्रिंग होता है वो इस्पात की क्यों बनाई जाती है, लोहे और स्टील की क्यों नहीं। तो प्रत्यास्थता के व्यवहारिक उपयोग में सबसे पहले यही लिखेंगे हम लोग कि स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है क्यों, स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है क्यों, इस्पात की बनाई जाती है
क्यों। ये इसका उपयोग है, यानी कि प्रत्यास्थता के व्यवहारिक उपयोग में सबसे पहला स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है क्यों। तांबे और स्टील की अपेक्षा इस्पात का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो अधिक होता है। तो लिखेंगे तांबे और स्टील की अपेक्षा, तांबे और स्टील की अपेक्षा, तांबे और स्टील की अपेक्षा किसका, इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। और यदि हमें इन तीनों पर समान भार लटकाना हो, मतलब तांबा, स्टील और इस्पात पर समान भार लटकाना हो, तो क्या होगा, जो इस्पात की बनी स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम विकृति उत्पन्न करती है और शीघ्र ही, यानी कि सबसे पहले अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो या लिखिए आप लोग, तांबे और स्टील की अपेक्षा इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है और तीनों पर यदि समान भार लटकाया जाए, और तीनों पर यदि समान भार लटकाया जाए, तीनों पर यदि समान भार लटकाया जाए, तो इस्पात सबसे कम विकृति उत्पन्न करता है। इस्पात सबसे कम विकृति, सबसे कम विकृति उत्पन्न करता है। समान भार लटकाया जाए तो इस्पात सबसे कम विकृति उत्पन्न करता है और बल हटाने पर क्या होगा, सबसे पहले अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। और बल हटाने पर सबसे पहले अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। मतलब तांबा और स्टील की अपेक्षा इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है और यदि तीनों पर समान भार लटकाया जाए तो इस्पात सबसे कम विकृति उत्पन्न करता है और सबसे पहले अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसलिए जो स्प्रिंग है वो तांबे और स्टील की अपेक्षा इस्पात की बनाई जाती है। नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको अंतरा परमाणु बल नियतांक समझ में आ गया होगा। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम अब आगे देखते हैं कि रेल की पटरी जो होती है वो आई आकार की क्यों बनाई जाती है। तांबे और स्टील की अपेक्षा इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है और तांबे पर यदि समान भार, तीनों पर समान भार लटकाया जाए तो जो तांबा और इस्पात है, उस तांबा और स्टील है, उसकी अपेक्षा इस्पात में सबसे कम विकृति उत्पन्न होती है और बल हटाने पर इस्पात से बनी स्प्रिंग सबसे पहले अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेल की पटरी आई आकार की बनाई जाती है क्यों। यहां देखेंगे रेल की पटरी आई आकार की बनाई जाती है क्यों। लिखिए रेल की पटरी नंबर 2 है, ये था नंबर 1, ये नंबर 2 है। रेल की पटरी आई आकार की बनाई जाती है क्यों। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग तार को ठंडा कर रहे थे तो उसकी लंबाई में डेल्टा एल की कमी हो रही थी, डेल्टा एल की
कमी हो रही थी उसी पर बेस से रेल की पटरियां ई आकार की बनाई जाती है। क्यों? प्रतिबल कम प्रभावी हो, ताकि प्रतिबल कम प्रभावी हो और लोहे की भी बचत हो जाए। तो लिखेंगे ताकि प्रतिबल कम प्रभावी हो। आई आकार की बनाई जाती है ताकि प्रतिबल कम प्रभावी हो, ताकि प्रतिबल कम प्रभावी हो और लोहे की भी बचत हो, और लोहे की भी बचत होती है, लोहे की भी बचत होती है। मतलब आई आकार की बनाएंगे तो उस पर प्रतिबल कम प्रभावी होगा और लोहे की भी बचत होती है। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा बीच का क्षेत्रफल कम होता है। यहाँ पर ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक एवं बीच का क्षेत्रफल कम होता है। आई आकार की बनाई जाती है क्योंकि प्रतिबल कम प्रभावी हो जाता है और लोहे की भी बचत हो जाती है। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा बीच का क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है। तो आई थिंक आप सबको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। जिस भी टॉपिक में आप सबको कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे और आप सबको अच्छे से समझा देंगे। आप लोग याद रखिएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन की एक क्लास होगी जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की क्लास लगाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और यह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।